हमें जर्मनी द्वारा अमेरिका पर हमला करने के पीछे की चुनौतियों को समझने की आवश्यकता है। 11,600 किलोमीटर या 7,200 मील की राउंड ट्रिप दूरी के साथ अमेरिका बॉम्बर की रेंज को विशाल होना चाहिए था, जो कि प्रसिद्ध B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस की तुलना में 3 गुना से अधिक थी। उसे उस यात्रा को सार्थक बनाना होगा। इसका मतलब था कि बहुत सारे बम ले जाने होंगे। ऐसा बम वर्षक द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल सकता था। लुफ्टवाफे के कमांडर इन चीफ हरमन गोयरिंग भी ऐसा ही सोचते थे। इन योजनाओं के बारे में उन्होंने एक भाषण में कहा, उद्धरण, मैं ऐसा बम वर्षक रखने के लिए अत्यंत खुश होता जो अंततः समुद्र के पार अहंकार का मुंह बंद कर देता। वह राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी की बढ़ती हस्तक्षेपकारी सरकार का जिक्र कर रहे थे। रूजवेल्ट, उसका अहंकार जबकि शक्तिशाली, धनी और आक्रमण के लिए लगभग अजेय था, अमेरिका को तीसरे राइख की विकृत मांगों के आगे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गोयरिंग 1941 की गर्मियों में पहली बार सुझाए गए बदलाव को एक निश्चित जीत की प्रतीत होती खुशी के साथ लागू करना चाहता था। अप्रैल 1942 तक हवा में यूएसएसआर अमेरिका बॉम्बर पर 33 पृष्ठों की योजना पूरी हो चुकी थी। यह योजना नाजी मंसूबों को उजागर करती है। युद्ध को अमेरिका तक ले जाना और वहां के पूर्वी भाग को जलाकर नष्ट करना। इस प्रक्रिया में अटलांटिक में स्थित पुर्तगाल के अजोरिस द्वीपों में अड्डों का प्रस्ताव रखा गया। वहां से नाजी बमवर्षक अमेरिकी लक्ष्यों तक पहुंच सकते थे। 6.5 टन तक की मौत और विनाश का भार ले जाते हुए अमेरिका बॉम्बर सबमिशन जर्मनी की औद्योगिक और इंजीनियरिंग फर्मों के लिए बोली लगाने के लिए खुला था, जिससे सैकड़ों या यहां तक कि हजारों आदेशों का परिणाम हो सकता था। प्रतियोगिता तीव्र थी और प्रयोगात्मक भारी बमवर्षक विकास में हथियारों की दौड़ को प्रेरित किया। ब्रेमेन स्थित विमान निर्माता फॉके वुल्फ द्वारा प्रस्तुत डिजाइन TA-400 पूरे युद्ध के दौरान उनके सबसे उन्नत और परिष्कृत डिजाइनों में से एक का प्रतिनिधित्व करेगा। पहले इसकी अंतर्राष्ट्रीयता थी। इंजन जर्मनी में निर्मित होने थे, परंतु अधिकतर डिजाइन कार्य पेरिस निकट फ्रांसीसी इंजीनियरों द्वारा किया गया था। इसी प्रकार प्रमुख घटकों के निर्माण के अनुबंध न केवल जर्मन बल्कि फ्रांसीसी और इतालवी कंपनियों को भी दिए गए थे। इसका उद्देश्य विकास को तेज करना और जितनी जल्दी हो सके प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू करना था। डिजाइन में अमेरिकी भारी बमवर्षकों की कई अग्रणी विशेषताएं शामिल होंगी, जैसे दबाव युक्त क्रू कंपार्टमेंट और एक दबाव युक्त सुरंग से जुड़े टेल टरेट। इसका मतलब था कम फटने वाले कान के पर्दे और अधिक रक्त ऑक्सीजन। विमान के शरीर पर रिमोट कंट्रोल टरेट भी लगाए जाएंगे। ये कई थे। विमान के विभिन्न बिंदुओं पर 10 MG 150 एक तोपें स्थित होती, जो हर संभव कोण को कवर करती। इसके ऊपर TA-400 को विशेष रूप से आकर्षक दिखने वाले क्वाड माउंट टेल टरेट से सुसज्जित किया गया होता, जिसमें 4 MG 130 एक मशीन गनें होती। टरेट गन लड़ाकू पायलटों के साथ एक संक्षिप्त लेकिन शानदार लोकप्रियता हासिल कर चुके थे। अब वे ब्रिटिश, अमेरिकी और जर्मन मध्यम और भारी बमवर्षकों में अपनी जगह बना चुके थे। ये भयंकर टरेट कहीं नहीं जा रहे थे। जर्मन जानते थे कि ये मजबूत रक्षा हथियार केवल दिखावे के लिए नहीं थे। जब ये वस्तुएं अमेरिकी आकाश में दिखाई देती थीं, तो लड़ाकू पायलट उन्हें नष्ट करने का पूरा प्रयास करते थे। हर लड़ाकू को ध्यान देने की आवश्यकता थी कि विशाल धीमे बमवर्षक के कारण स्थिति बिगड़ सकती है। हर कोण से बंदूकों से लैस और तंग संरचनाओं में उड़ते हुए उम्मीद थी कि पास आने वाला हर पायलट खुद को गोली मारने से पहले ही हवा में गोलियों से भर जाएगा। जहां तक इसके द्वारा ले जाए गए पेलोड की बात है, फॉक-वुल्फ TA-400 का मतलब था व्यापार, जो 80 टन बम चाहे उच्च विस्फोटक हो या आग लगाने वाले 6000 मील से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम था। शुक्र है, यह तकनीकी रूप से कुशल और अंतरराष्ट्रीय सहयोगी विमान कभी नहीं बना। मेसर्स चेमिट-मी 264 को कम सामग्री और श्रम वाले बैकअप डिजाइन के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन अक्टूबर 1943 में जर्मन एयर मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो
अगले प्रस्ताव के बारे में क्या? पहले उल्लेखित मेसेसचमिट मी 264, क्या यह न्यूयॉर्क सिटी पर बम गिराने का सम्मान प्राप्त करेगा? यह ओमेल मेटल हाई विंग विमान वास्तव में पर्ल हार्बर पर हमले और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जर्मनी की युद्ध घोषणा से पहले विकास शुरू हुआ था। अतः अमेरिकी बॉम्बर की विशिष्टताओं के जारी होने से पहले ही योजनाएं बन रही थीं। विमान में 4 शक्तिशाली 14 सिलेंडर BMW 801G इंजन थे, 6 नहीं। 349 किमी प्रति घंटे की क्रूजिंग गति और 15,000 किमी की रेंज के साथ Mi-26 ने अपनी कमी को नहीं होने दिया। इंजन की कमी ने इसे खारिज नहीं किया। यूरोप से अमेरिका और वापस एक ही उड़ान में पहुंचने की क्षमता के साथ रास्ते में 6,000 किलोग्राम बम गिराते हुए Mi-26 अमेरिकी नागरिकों को आतंकित कर सकता था। 26 पर रक्षात्मक हथियारों और कवच के साथ भारी बमवर्षक के 8 चालक दल सदस्यों के लिए लंबी उड़ानें आरामदायक बनाने हेतु डिजाइन किया गया था। इसका मतलब था कि आसान सांस लेने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन, उड़ान के दौरान झपकी लेने के लिए बंक बेड और यहां तक कि एक छोटा रसोई घर भी शामिल था जिसमें लोग खुद के लिए खाना बना सकते थे। M-264 को लग्जरी जेट के लिए गलत न समझें, पर उसमें वास्तविक यद्यपि संकुचित आराम मिल सकता था। इन फायदों के बावजूद जब फॉक-वुल्फ TA-400 की तुलना में इसका निर्माण सस्ता था, मेसेसचमिट M-234 को कभी बड़ी संख्या में नहीं बनाया गया और सितंबर 1944 में आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। एक अमेरिका बॉम्बर था जिसे कभी रद्द नहीं किया गया, जिसने डिजाइन प्रतियोगिता जीती और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार किया गया, जो अमेरिका के ऊपर आकाश को काला कर देता और न्यूयॉर्क सिटी पर मौत बरसाता। यह विमान जंकर JU-390 था। यह सबसे रहस्यमय प्रस्तावों में से एक है, जिसके सबसे कम जीवित विमान, फोटो और योजनाएं हैं। JU-290 पर आधारित एक 4 इंजन वाला लंबी दूरी का परिवहन, समुद्री गश्ती और बम वर्षक विमान JU-390 ने अतिरिक्त आंतरिक पंख खंड, धड़ की लंबाई और एक और जोड़ी इंजन जोड़े, जिससे कुल 6 हो गए। दोनों विमानों के डिजाइन में समानता स्पष्ट है। डेसाउ में जंकर प्लांट में निर्मित और असेंबल किया गया परीक्षण उड़ानें अक्टूबर 1943 से चल रही थीं। और रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि जर्मन विमानन मंत्रालय इस विमान के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित था। उन्होंने तुरंत उनमें से 26 का ऑन ऑर्डर दिया। अमेरिका बॉम्बर बोली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया और हवाई युद्ध के एक नए युग में प्रवेश किया। 30-33.5 मीटर लंबा, हवा से सतह पर पोत रडार से सुसज्जित, साथ ही 5 MG-150 एक तोपों के साथ यह विमान जर्मनी का सबसे बड़ा भारी बॉम्बर उत्पादन में होता और 6 टन से अधिक बम ले जाता। हमारे पास अधिकतर तस्वीरें 390 की नहीं बल्कि 4 इंजन वाले JU-290 की हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नाजी योजनाकारों के आशावाद के बावजूद JU-390 का उत्पादन 2 प्रोटोटाइप से आगे नहीं बढ़ा। युद्ध बहुत बुरी तरह से चल रहा था और ऐसे आक्रामक हथियारों के लिए कोई संसाधन नहीं बचा था, जैसे कि अमेरिका बॉम्बर। नाजी दुश्मन सैनिकों पर बम गिराने वाले विमानों को बनाए रखने में बहुत व्यस्त थे, जो अब हजारों मील दूर नहीं थे। लेकिन जर्मनी के भीतर ही और वास्तव में इसके लिए यह सब बेहतर था। इन छवियों को देखना और असहज महसूस न करना मुश्किल है। सहयोगियों ने युद्ध जीता, नाजी साम्राज्य पूर्णतः ध्वस्त हो गया। लेकिन 1940 के दशक में नाजी को पता नहीं था कि वे एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें वे जीत रहे हैं और पहले से ही इसके विस्तार की योजना बना रहे थे। ये डिजाइन साबित करते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित परिणाम से बहुत दूर था। विनाश की संभावित लहर के प्रमाण और अवतार, जो जल्द ही अमेरिकी तटों पर टकरा सकता था और वैश्विक मंच पर नाजी हमलों का विस्तार कर सकता था। अब केवल यह देखना शेष है कि अमेरिकी बॉम्बर कितना सफल हो पाता। कार्यक्रम के लिए कभी ठोस लक्ष्य तय नहीं किए गए थे। कुछ बातों की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट था
कि न्यूयॉर्क मुख्य लक्ष्य था। रणनीतिक और औद्योगिक दोनों दृष्टिकोण से मूल्यवान न्यूयॉर्क पर आकाश से हवाई हमले का प्रभाव बहुत बड़ा होता। मैनहट्टन को पृथ्वी पर किसी अन्य शहर की तरह नहीं बनाया गया था। दुनिया के सबसे बड़े शहर के रूप में लगभग 7 मिलियन की आबादी के साथ न्यूयॉर्क अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था। इसके गगनचुंबी इमारतें सबसे ऊंची थीं, इसके अपार्टमेंट सबसे घने थे और इसके औद्योगिक उत्पादन बेजोड़ थे। रणनीतिक बमबारी सबसे प्रभावी तब होती थी जब इसे घने और मूल्यवान लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, और शायद विनाशकारी होता यदि न्यूयॉर्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। जर्मन अमेरिका के बड़े 6 टन क्षमता वाले बम वर्षक शहर को नष्ट करने में सक्षम थे। एक ही रात में मैनहट्टन की ऊंची इमारतें गिराई जा सकती थीं। एम्पायर स्टेट और क्रिसलर जैसी विशिष्ट इमारतें चारों ओर गिरते बमों के कारण ध्वस्त हो रही थीं। आग के बमों के इस्तेमाल से शहर के पूरे भाग असुरक्षित हो जाते और ब्रुकलिन व ब्रॉन्क्स जैसे भारी आबादी वाले इलाके एक ही हमले में पूरी तरह तबाह हो सकते थे। शहर में आग के तूफानों के चलते बर्बाद सड़कों के बाद सड़कों को खड़ा छोड़ दिया गया, काले और खोखले। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का बंदरगाह, जो सैन्य गतिविधियों और अमेरिका का सबसे बड़ा केंद्र है, यह सबका केंद्र होता है। ब्रुकलिन नेवी यार्ड, जो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा शिपिंग सुविधा है, निस्संदेह किसी भी अमेरिकी बम वर्षक की दृष्टि में पहला लक्ष्य होता, जो सैकड़ों और सैकड़ों टन गोला बारूद को आकर्षित करता। नौकाएं बंदरगाह में निकल रही होती, डेक लोगों से भरे होते जो अपने शहर में फैल रहे बमों और आग से बचने के लिए बेताब होते। अमेरिकी निर्मित हथियारों और सैनिकों की संभावित बाढ़ का सामना करते हुए नाजी नेतृत्व प्रतिशोध के कुछ साधन खोजने के लिए बेताब था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। गगनचुंबी इमारतों के गिरने और न्यूयॉर्क के बर्बाद होने के विचार मेरे मन में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। कुछ छवियां द्वितीय विश्व युद्ध में संभावित नाजी विजय को बेहतर तरीके से दर्शाती हैं, जैसे कि स्वतंत्रता की प्रतिमा नाजी भारी बम वर्षकों की लहरों के खिलाफ डटकर खड़ी है, जबकि उसके पीछे न्यूयॉर्क जल रहा है। कुछ का दावा है कि अमेरिका बम वर्षक ने राष्ट्र को निष्क्रियता में बमबारी करने का लक्ष्य रखा था, या कम से कम हमले की धमकी के माध्यम से तटस्थता सुनिश्चित करने का प्रयास किया था। 1940 के दशक में ही अमेरिका में जनमत युद्ध के समर्थन में झुका। कई लोग पहले से ही इससे बाहर निकलना चाहते थे। एक संभावित हमला निश्चित रूप से इस तर्क को और मजबूत करेगा। हालांकि यह मुझे असंभव लगता है। अगर विमानों को 1930 के दशक में डिजाइन और निर्मित किया गया होता तो शायद यह तर्क समझ में आता। लेकिन प्रस्तावित विमान डिजाइन से पता चलता है कि अमेरिका ने बॉम्बर कार्यक्रम पर गंभीरता से काम जर्मनी द्वारा युद्ध घोषित करने के बाद ही शुरू किया था। यह अमेरिका पर एक अंतिम सिद्धांत छोड़ता है कि अमेरिका बॉम्बर का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य न्यूयॉर्क शहर पर बॉम्बर्स द्वारा अमेरिका का ध्यान भटकाना था, जिससे संघीय सरकार हवाई रक्षा, बम शेल्टर और निकासी की व्यवस्था में व्यस्त रहेगी। मूल्यवान समय नष्ट होगा। उद्योग और जनशक्ति जो अन्यथा यूरोपीय संघर्ष में उपयोग की जाती यूनाइटेड किंगडम की रक्षा करने और फ्रांस को मुक्त करने में, शुक्र है कि यह सब कभी नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका बॉम्बर का युद्ध के पाठ्यक्रम या परिणाम पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कारण उतने ही दिलचस्प हैं जितना कि योजनाबद्ध अमेरिका बॉम्बर स्वयं। जर्मन पहले से ही अपनी औद्योगिक क्षमता, जनशक्ति और संसाधनों को सोवियत संघ के खिलाफ 1000 मील लंबे पूर्वी मोर्चों पर लड़ाई में थका रहे थे। वे युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त टैंक नहीं बना सकते थे, जिसे उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। वे निश्चित रूप से नए युद्ध के लिए भारी बॉम्बर नहीं बना सकते थे, जिसे उन्होंने अभी अभी घोषित किया था। नाजी कमांडर को अमेरिकी शहरों पर मौत और विनाश बरसाते अमेरिकी बॉम्बर का सपना आया, पर वह केवल एक सपना था। वास्तविकता यह थी कि जर्मन शहर, न कि अमेरिकी, वे होंगे जिन्हें बमबारी की जाएगी, ब्रिटिश और अमेरिकी बॉम्बरों की लहर दर लहर द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। नाजी भारी बॉम्बरों के निर्माण में पिछड़ रहे थे और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू भी नहीं किया था। इन डिजाइनों के बारे में सोचें। फॉक-वुल्फ TA-400, AMI-2 6000, JU-390, ये सभी संभावित रूप से प्रभावी विमान थे जो महाद्वीपीय विनाश करने में सक्षम थे। लेकिन उन्हें डिजाइन करने, नए हिस्सों के उत्पादन को संगठित करने, प्रोटोटाइप बनाने और उन्हें उड़ानों में परीक्षण करने के सभी प्रयासों के बावजूद उनमें से एक भी कभी उपयोग नहीं किया गया।
उसकी तुलना मित्र राष्ट्रों के प्रयास से करें। ब्रिटिश पक्ष में 7,300 आर्वो लैंकेस्टर बमवर्षक, 6,000 हैलिफैक्स बमवर्षक और 2,300 शॉर्ट स्टर्लिंग बमवर्षक। अमेरिकी पक्ष में एक अविश्वसनीय 12,700 B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बमवर्षक, 18,000 B-24 बमवर्षक और 4,000 B-29 सुपर फोर्ट्रेस बमवर्षक बनाए गए। सच्चाई जानने के लिए यह रही, हवा में युद्ध के लिए नाजी जर्मनी के पास अंततः कोई मौका नहीं था। अमेरिका बमवर्षक कार्यक्रम नाजी कमांड में गलतफहमी के कारण आया। वे यह समझने में असफल रहे कि वे युद्ध हार रहे थे, जीत नहीं रहे थे, और इसलिए कार्यक्रम व्यर्थ हो गया। लेकिन इसकी उपस्थिति और इसे प्राप्त करने के लिए बनाए गए विमानों की डिजाइन एक अविश्वसनीय कहानी बताती है। नाजियों ने बिना लड़े हार नहीं मानी और अमेरिका का पूर्वी तट लगभग बड़े पैमाने पर बमबारी छापों का शिकार हो गया, जैसा कि लंदन और वार्सो में देखा गया था। हमें आभारी होना चाहिए कि अमेरिका बम वर्षक प्रसिद्ध नहीं है, और यही है अमेरिका बम वर्षक की कहानी। कृपया नीचे अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं के साथ एक टिप्पणी छोड़ें और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब करना याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार देखूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।